हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना अमरनाथ हैप्पी लिटरेचर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। सो इन टुडेज वीडियो आई हैव डिस्कस्ड फ्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द नॉवेल हैमलेट व्हिच इज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर. And if you don't know the summary of this novel, do check the link which I have given in the description box. So friends, for scoring a good marks, especially for the long answer, what should be the pattern of your answer? Means how your answer should be like. So whatever would be the question, you must give introduction at least for half page, then your main content and then at last conclusion. तो आपका इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए आंसर का, उसमें थोड़ा बहुत ऑथर के बारे में लिखना होगा और थोड़ा बहुत क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ शॉर्ट समरी. आपको मेन कंटेंट में तो इलेबरेट करना ही है, लेकिन इंट्रोडक्शन में बहुत ही शॉर्ट में आपको समझा देना है कि आपका आंसर किस बारे में है. सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. एग्जामिन हैमलेट एज अ रिवेंज प्ले. हैमलेट प्ले से रिवेंज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आए तो उसका आंसर यही होगा, सेम आंसर होगा. तो रिवेंज जो है इस प्ले का बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम है. नाउ फर्स्ट लेट्स सी द इंट्रोडक्शन. द ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट, प्रिंस ऑफ डेनमार्क, ऑफन शॉर्टेंड टू हैमलेट. तो ये जो हैमलेट प्ले है इसका फुल टाइटल क्या है? द ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट, प्रिंस ऑफ डेनमार्क. इट इज अ ट्रेजेडी रिटन बाय विलियम शेक्सपियर sometime between 1599 to 1601. Now let's see few facts about author. William Shakespeare was an English playwright, poet and actor. He is widely regarded as the greatest writer in the English language and the world's greatest dramatist. Set in Denmark, ये प्ले की सेटिंग कहाँ हुई है? डेनमार्क में. The play depicts Prince Hamlet and his revenge against his uncle Claudius, who has murdered Hamlet's father in order to seize his throne and marry Hamlet's mother. तो एक शॉर्ट समरी क्या है इस प्ले का कि हैमलेट का जो अंकल है क्लॉडियस, उसने हैमलेट के फादर का मर्डर कर दिया. क्यों किया? ताकि वो थ्रोन को सीज कर सके और उसकी मदर से शादी कर सके. नाउ लेट्स सी द पॉइंट्स व्हिच प्रूव दैट दिस इज अ रिवेंज प्ले. तो इस प्ले में देखा जाए तो सिर्फ हैमलेट ही नहीं है जो रिवेंज लेना चाहता है, बल्कि दो और कैरेक्टर हैं. तो हैमलेट जो है वो क्लॉडियस से रिवेंज लेना चाहता है क्योंकि क्लॉडियस ने हैमलेट के फादर को मारा था. फिर दूसरा जो कैरेक्टर है लियर्टीज, वो हैमलेट से रिवेंज लेना चाहता है क्योंकि हैमलेट ने लियर्टीज के फादर को मारा था जिसका नाम था पोलोनियस. और उसके बाद जो थर्ड कैरेक्टर है फोर्टिनब्रास, जो कि नॉर्वे का यंग प्रिंस था, वो डेनमार्क से रिवेंज लेना चाहता था. मतलब पूरे डेनमार्क से उस पर अटैक करके रिवेंज लेना चाहता था क्योंकि जो हैमलेट का फादर था जब वो किंग था उसने फोर्टिनब्रास के फादर को मारा था. तो ये सारे सीन्स को देखकर ये एकदम ही क्लियर हो जाता है कि ये एक रिवेंज प्ले है. चलिए अब टेक्स्ट को देखते हैं. The play Hamlet basically centers on the theme of revenge to be taken. Shakespeare tried to build upon the tragic conflict between Hamlet and Claudius, and the conflict is built upon the motive of revenge. So it is not only Hamlet's desire to take revenge, but also that of Laertes and Fortinbras that also act as the driving force behind the plot. In the play Hamlet, three of the characters' fathers are brutishly murdered. The first murdered character is King Hamlet, who is supposed to be revenged by his son, Prince Hamlet. Then the second murder is Polonius, who is supposed to be revenged by his son Laertes. Then third murdered character is King of Norway, who is supposed to be revenged by his son, Prince Fortinbras. So these three characters, Prince Hamlet, Laertes and Fortinbras, go to seek revenge for the death of fathers. लेकिन ये तीनों का जो रिवेंज लेने का मेथड था वो एक दूसरे से डिफरेंट था. So far as the crime to the person of the state is concerned, the king Claudius makes a secret plan to kill Hamlet while Hamlet is in England. तो Hamlet और Laertes का जो रिवेंज का मेथड था वो थोड़ा सा डिफरेंट था. हैमलेट जो है वो थोड़ा सा टाइम लगा रहा था, डिले कर रहा था, प्लानिंग कर रहा था ताकि वो अपने अंकल क्लॉडियस को मार सके. और दूसरी तरफ जो लियर्टीज है उसने एक डायरेक्ट अप्रोच चुना. उसने डायरेक्ट हैमलेट को मारने की कोशिश की और उसमें वो सक्सेसफुल भी हुआ. तो Hamlet with his passive and scheming approach manages to kill his father's murderer, his uncle Claudius. Laertes with his direct and forceful dedication slays his father's killer, Prince Hamlet. Although Laertes took much more direct approach than Hamlet's by wasting no time. They both, however, accomplished their goal, but at the ultimate price of both their lives. लास्ट में दोनों ने अपने गोल्स को अचीव तो कर लिया, लेकिन लास्ट में दोनों ही मर गए थे. Thus Hamlet is a revenge play. Here we can find all the important characteristics of the revenge play. तो फ्रेंड्स, अगर आप इस आंसर को और लेंदी बनाना चाहते हैं तो जो भी सीन्स इसमें है उसे थोड़ा सा इलेबरेट कर दीजिए.
and also you can write the meaning as well as the characteristics of revenge play. Now let's see the next question. It is also one of the important question. Bring out the enormous significance of soliloquies in Hamlet. तो soliloquies क्या है? ये एक लिटरेरी डिवाइस है. तो ये क्या होता है? ये एक स्पीच है, ठीक है, जो बैकग्राउंड में चलता है जब कैरेक्टर स्टेज पर अकेला होता है. तो ये क्यों स्पीच चलता है? ये कैरेक्टर के मन में जो थॉट्स चल रहे हैं उसके बारे में वो स्पीच होता है, और वो इतना जोर से रहता है कि वो ऑडियंस तक को सुनाई देता है कि कैरेक्टर के मन के अंदर क्या चल रहा है, उसके क्या थॉट्स हैं. बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जो टीवी सीरियल्स में कभी कभी लोग अपने मन में जोर जोर से बात करते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं? soliloquies. So soliloquies is a speech in a play in which a character who is alone on the stage speaks his or her thoughts aloud. So the act of speaking thoughts aloud in this way is called soliloquies. तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि soliloquies का क्या इंपॉर्टेंस है प्ले हैमलेट में. So the introduction will be the same as given in the first answer. In fact, in all the answers related to the Hamlet, you have to write the same introduction. So here is your first point. Soliloquies are essential to the presentation of story through the medium of a play because they provide opportunity and chances to tell the audience specific pieces of information which cannot be disclosed through normal conversation. तो soliloquy क्यों important है? क्योंकि ये एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देता है ऑडियंस को, जो कैरेक्टर्स के दिमाग में चल रहा है, जो थॉट्स उसके अंदर चल रहा है, वो इन्फॉर्मेशन देता है ऑडियंस को, जो कि एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में पॉसिबल नहीं है. ईच soliloquy एडवांसेस द प्लॉट. तो इस soliloquies की वजह से ड्रामा जो है आगे बढ़ता है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने लगता है. तो ईच soliloquy एडवांसेस द प्लॉट, reveals Hamlet's inner thoughts to the audience and helps to create an atmosphere in the play. Hamlet has been shown to speak in 7 soliloquies. तो हैमलेट जब अपना फर्स्ट soliloquy को डिलीवर करता है तो ऑडियंस को उसके कैरेक्टर के बारे में पता चलता है. वो अपने मेंटल पोजीशन के बारे में बताता है ऑडियंस को कि कैसे उसके फादर का डेथ हो गया है और उसकी मदर ने तुरंत के तुरंत शादी कर ली है, तो वो कैसा फील कर रहा है, वो चीज़ वो ऑडियंस को बताता है अपने फर्स्ट soliloquy में. The first soliloquy which Hamlet delivers gives the audience their first glimpses of him as a character. Hamlet is reflective and depicts the way he views his own position. He tells of his father's death and then his mother's quick remarriage. This gives the audience a hint of foreshadowing. Foreshadowing का मतलब क्या होता है कि ऑडियंस को हिंट देना कि फ्यूचर में अब क्या होने वाला है. तो ऑडियंस को पता चल गया कि अब ये इस चीज़ को लेके बहुत दुखी है, तो कुछ ना कुछ ये स्टेप लेगा, शायद से रिवेंज लेगा. बिकॉज इट इज़ द फर्स्ट टाइम व्हेन हैमलेट मेंशंस द फ्यूचर. फिर सेकेंड soliloquy हैमलेट सीन 5 और एक्ट 1 में डिलीवर करता है, जहाँ पे वो फर्स्ट टाइम अपने फादर के घोस्ट से मिलता है, मतलब अपने फादर के भूत से मिलता है. द सेकेंड टाइम विच द ऑडियंस सीज हैमलेट स्पीक इन अ soliloquy is a scene 5 of act 1 when Hamlet just met the ghost of his father and has received some disturbing news. तो ये डिस्टर्बिंग न्यूज़ क्या था? उसके फादर के घोस्ट ने ये रिवील किया कि उसका मर्डर हुआ था, और उस किसने किया था? उसके अंकल क्लॉडियस ने. His father has just revealed that he was murdered by his own brother. This news deeply upsets Hamlet. तो सेकेंड soliloquy का क्या इंपॉर्टेंस है? वो ऑडियंस को हैमलेट के थॉट के बारे में बताता है कि अब हैमलेट के लिए छोटी मोटी चीज़ का कोई वैल्यू नहीं है. अब उसके फादर के घोस्ट ने जो उसको ऑर्डर दिया है, बस उसे वही पूरा करना है, बस उसके लाइफ का वही एक मोटिव रहेगा. सो सेकेंड soliloquy reveals Hamlet's thoughts when he says he is going to wipe away all trivial knowledge. मतलब जो छोटे मोटे चीज़ है उसको अब वो भूल जाएगा from his brain and live by thy commandments. मतलब अब अपने फादर के घोस्ट के जो कमांडमेंट दिया है, जो ऑर्डर दिया है, बस अब उसी को वो फॉलो करेगा. फिर थर्ड soliloquy के थ्रू हैमलेट जो है वो ऑडियंस से सिंपैथी गेन करता है, क्योंकि यहाँ पे वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा कोसता है, अपने आप को बहुत ज़्यादा बुरा भला कहता है. तो ये सब सुन के ऑडियंस को उसके लिए बहुत ही ज़्यादा सिंपैथी होता है, क्योंकि उसके लाइफ में बहुत ज़्यादा टेंशन है अपने फादर के डेथ को लेके, अपने फादर के मर्डर को लेके वो एकदम टेंस्ड है, और साथ ही साथ उसकी मदर ने जो इतनी जल्दी शादी कर ली क्लॉडियस के साथ, उसको लेके वो टेंस्ड है. तो ये सब चीज़ें जो है ऑडियंस को बहुत ही दुखी करता है हैमलेट को लेकर. थर्ड soliloquy creates atmosphere because of the way Hamlet talks about himself. He uses harsh languages and calls himself names such as rogue,
peasant, slave, ash and war. This language makes the audience sympathize with Hamlet because he has lot to worry about with his mother marrying too soon and his uncle possibly having married his mother. तो अब फोर्थ सैलिलोक्वी थोड़ा सा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पे हैमलेट जो है वो डायरेक्ट ऑडियंस से बात करता है, अपने सफरिंग को ऑडियंस के सामने रखता है कि वो क्या सफ़र कर रहा है, अपने इनर टर्मोइल के बारे में बताता है, मतलब उसके अंदर क्या उथल पुथल चल रहा है, वो सब चीज़ें वो ऑडियंस को बताता है। तो हैमलेट के ये स्पीच से ऑडियंस को हैमलेट के सुसाइडल टेंडेंसी के बारे में पता चलता है कि वो इस डिलेमा में है कि वो सुसाइड करे या ना करे। जो फेमस स्पीच था उसका टू बी और नॉट टू बी, तो वो ये इंडिकेट कर रहा है कि वो दिमाग में सोच रहा है, अपने थॉट्स में ला रहा है कि वो ये सारे प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए सुसाइड कर ले। सो हैमलेट इज सीन अगेन इन एक्ट 3 स्पीकिंग डायरेक्टली टू द ऑडियंस ड्यूरिंग हिज फेमस to be or not to be speech. This soliloquy shows Hamlet's softer emotional side when he speaks of suffering and lists multiple opposing things, showing once again the inner turmoil that Hamlet is facing. In the fourth soliloquy, Hamlet is in dilemma whether to commit suicide or to accept the pain without any complaint or to fight back against them. Now let's conclude this. In conclusion, it is clear from the above discussion that the audience is always being included in Hamlet's thinking process through the use of the soliloquies. Such involvement of the audience helps the real meaning of the play shine through. Some critics view that without the soliloquies, the play Hamlet would degenerate into a cheap melodrama. Now let's see the third question. Discuss the play within the play and metaphor of theatre with reference to the plot of Hamlet. तो इस प्ले का जो दूसरा थीम है वो प्ले विद इन द प्ले है। इसका मतलब क्या है कि इस प्ले में हैमलेट ने एक प्ले को क्रिएट किया था, एक ड्रामा को क्रिएट किया था। तो इस प्ले को क्रिएट करने के पीछे जो उसका इंटेंशन था वो ये था कि जो ड्रामा में गोस्ट अपीयर हुआ था उसको वो टेस्ट करना चाहता। हैमलेट जो था उसकी बातों को टेस्ट करना चाहता था। उसने बताया था कि उसके फादर का मर्डर जो है क्लॉडियस ने किया है, तो ये बात को प्रूव करने के लिए, बात को टेस्ट करने के लिए उसने ये प्ले क्रिएट किया था। तो ये प्ले जो है उसने क्लॉडियस के सामने प्रेजेंट किया ताकि वो क्लॉडियस का रिएक्शन देख सके कि ये प्ले को देखने के बाद वो कैसे रिएक्ट करेगा। तो इस प्ले में हैमलेट ने सारे सीन्स को रिक्रिएट किए थे कि कैसे क्लॉडियस ने उसके फादर का मर्डर किया था उसके ईयर्स में पॉइजन डाल के। तो ये सब सीन जब वो प्ले में दिखाया जाता तो क्लॉडियस का रिएक्शन हैमलेट को देखना था। So let's see what is given in the answer. Play within a play is very short play acted in a play for developing or revealing something hidden. तो इस प्ले का टाइटल था The Murder of Gonzago. The Murder of Gonzago is the play within a play in Hamlet. It is very significant in this play because it contributes to the development of action. In Act 2, Scene 2, Hamlet conceives the plan of staging a play called The Murder of Gonzago. He invites the king and the queen to enjoy it. His motive in staging it is to seek a verification of the story of his father's murder as narrated to him by the ghost. He does not want to act only upon the ghost word without any concrete proof. तो जो ghost ने उसे रिवेंज लेने के लिए कहा था तो वो immediately उस ghost के words पे बिलीव करना नहीं चाहता था, उस पर एक्ट करना नहीं चाहता, उसे प्रूफ चाहिए था। Hamlet wants to stage a play containing a scene in which a villain will murder his brother and marry the widow of his dead brother. According to Hamlet, Claudius' reaction after seeing this scene will reveal whether he is actually a murderer or not. Claudius is the murderer of the old king, then he must be upset to see the play. अब ये जो स्टेटमेंट है वो टेक्स्ट से लिया गया है, ओरिजिनल टेक्स्ट से। ये कोटेशन है, इसे एग्जाम में ज़रूर लिखना इंपॉर्टेंट होता है। द प्लेस द थिंग वेयर इन आई कैच द कॉन्शियंस ऑफ द किंग। तो वो यही कह रहा है कि वो प्ले इसलिए प्रेजेंट करना ताकि वो किंग का जो रिएक्शन है वो देख सके, क्लॉडियस का रिएक्शन। फिर एक्ट 3 के सीन 2 में हैमलेट अपने फ्रेंड होरेशियो का हेल्प लेता है, असिस्टेंट लेता है और उसे बोलता है कि वो क्लॉडियस पे नज़र रखे और उसके रिएक्शन को जज करे। तो अब इस प्ले में पूरा वो सीन को रिक्रिएट किया गया था कि कैसे पहले दो किंग और क्वीन एक साथ रहते हैं, फिर क्वीन वहाँ से चली जाती है तो कोई एक आदमी आता है और किंग के आंखों में जहर डाल देता है और वहाँ पे किंग का डेथ हो जाता है। फिर उसके बाद किंग का जो ब्रदर होता है वो किंग के विडो को प्रपोज करता है और वो रेडी भी हो जाती है, उसका प्रपोजल एक्सेप्ट भी कर लेती है और वो दोनों शादी कर लेते हैं। तो ये सारे सीन्स इस प्ले में वो लोग रिक्रिएट करते हैं। In Act 3, Scene 2, Hamlet seeks the assistance of Horatio, whom he had already taken into confidence regarding the secret that was revealed to him by the ghost.
Hamlet asks Horatio to watch the king's face in the course of the performance of the play The Murder of Gonzago. At the first, there is a dumb show. The story of the dumb show closely corresponds to the story told by the ghost. It shows a loving king making love with his queen. When the king is asleep, the queen departs. Another man comes and pours poison in the eyes of the sleeping king. The king dies. Afterward, the man proposes the queen, who almost readily accepts his love. However, the dumb show does not perturb the king. मतलब ये जो डम शो था, जो समरी था प्ले का, उससे वो किंग जो है बिल्कुल भी अपसेट नहीं हुआ, उससे उसका कुछ रिएक्शन समझ में नहीं आया। लेकिन जब एक्चुअल प्ले स्टार्ट होता है तो क्लॉडियस का रिएक्शन सामने आता है। वो सीन को देख के अपसेट हो जाता है, वो अपने क्राइम को वापस से याद करने लगता है, उसे अपने क्राइम को स्टेज पे वो देखने लगता है और उसे समझ में आ जाता है कि ये सारे लाइंस जो है वो हैमलेट ने खुद लिखा है और इसलिए वो अपसेट होकर वहाँ से उठकर चला जाता है। तो उसके ये रिएक्शन को देख के हैमलेट श्योर हो जाता है कि उसके फादर का जो मर्डर है इसी ने किया है, क्लॉडियस ने ही किया है, और वो समझ जाता है कि जो घोस्ट है वो सच बोल रहा है। तो अब हैमलेट जो है डिसाइड कर लेता है कि वो रिवेंज लेगा अपने फादर के मर्डर का। नाउ लेट्स कंक्लूड दिस आंसर। To sum up, we may say that the significance of the play within a play in Hamlet is really praiseworthy. It contributes to the development of action. तो इस play within a play की वजह से क्या हुआ, एक्शन का डेवलपमेंट होते जा रहा था। It is used as a trap to catch the criminal. ये क्रिमिनल को कैच करने के लिए एक ट्रैप था। And by this play, Hamlet is able to select the original murderer of his father. So friends, आप सेम कंटेंट से एक और क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। How does Hamlet plan to test the guilty conscience of Claudius? So friends, that's all in this video. I hope this video will serve your purpose. So before I close, I would like to request you, please do like, share, comment and subscribe to my channel, which is Happy Literature. So I will meet you in my next video. Till then, do take care of yourself. Bye.